गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 5 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो चलिए डियर, आज का हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी से। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डियर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसे हिंदी में बोलते हैं डियर गतिकी श्यानता। गतिकी श्यानता। और इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डियर, इसे हम लोग ग्रीक वर्ड म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। श्यानता को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, इसे हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है, और जब विस्कोसिटी टर्म था तो हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्यों लाए। तो सबसे पहले ये समझिए डियर, कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी। यह किसी भी फ्लूइड के विस्कोसिटी और डेंसिटी के रेशियो का अनुपात होता है। इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी। दैट मीन्स अगर हम बात करें न्यू इज इक्वल टू, तो ये होता है डियर viscosity of any fluid upon density of any fluid। अब इसका मतलब क्या हुआ डियर, ये हम लोग समझते हैं। ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। न्यू इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया डियर म्यू अपॉन रो। अब हम ये समझते हैं कि ये हमारा आया क्यों, इसका क्या एक्चुअल मतलब है। तो सबसे पहले ये समझिए डियर कि विस्कोसिटी का मतलब हमने आपको बताया था जब हमने श्यानता मीन्स विस्कोसिटी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। तो उसमें हमने आपको बताया डियर कि विस्कोसिटी फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो फ्लूइड के फ्लो होने के रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को फ्लो करता है। मीन्स हमारा फ्लूइड कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, वो डिपेंड करता है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज पर। अब यहाँ पे देखते हैं डियर कि सपोज करो हमने आपको बताया था कि स्टैटिक कंडीशन में अगर फ्लूइड कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में रखा है, तो उस समय उसमें विस्कस फोर्स आपका 0 होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस 0 होगा, मीन्स शियर फोर्स 0 होगा। तो अब विस्कस फोर्स तो 0 होगा, बट विस्कोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। ये होता है फॉर स्टैटिक फ्लूइड। अब उसी स्टैटिक फ्लूइड में सपोज करो कि ये हमारे पास कंटेनर था 1 और ये हमारे पास कंटेनर था 2। इन दोनों कंटेनर में अगर हम क्या करें डियर, फ्लूइड को फिल कर दें, फिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे डियर, सपोज करो कि यह स्टैटिक कंडीशन में है। इसमें हम क्या करें कि एक पत्थर के टुकड़े को या किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को, इन दोनों में सेम वेट का, यदि इसका वेट आपका कांस्टेंट हो तो सेम वेट के इस ऑब्जेक्ट को इन दोनों सरफेस पर सेम हाइट से अगर हम गिराते हैं, तो होगा क्या डियर कि सपोज करो ये हमारा लिक्विड क्या है, ये थिक है। थिक मीन्स गाढ़ा है, मतलब इसकी विस्कोसिटी हाई है। और ये लिक्विड हमारा क्या है, थिन है, मतलब इसकी विस्कोसिटी आपकी क्या है, लो है। तो होगा क्या डियर, आप भी प्रैक्टिकल देखेंगे कि जब सेम मास के ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिराएंगे, तो जो थिक फ्लूइड होगा उसमें जो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस पे जो हलचल होगी, इन वेव्स की हलचल होगी, वो बहुत कम होगी। और
इसकी वजह से इसमें थिन फ्लूइड में ये जो हलचल होगी ये बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो हलचल है, ये जो डिस्टरबेंस है, इस डिस्टरबेंस को मेजर करने के लिए टर्म आया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और यह होता क्या है, यह किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी अपॉन उसी फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर में होता है। तो यहाँ से ये तो हमें समझ आ गया डियर कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। मीन्स जब कोई स्टैटिक फ्लूइड हो, आप उसमें कोई डिस्टर्बेंस फोर्स लगाइए, उस डिस्टर्बिंग फोर्स की वजह से उस फ्लूइड में जो भी डिस्टर्बेंस हो, जो भी वेव डिस्टर्बेंस इंड्यूस्ड हो रही हैं, उनको मेजर करने के लिए हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी टर्म का यूज करते हैं। इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए हम देखते हैं डियर इसकी यूनिट क्या होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है डियर, सॉरी यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलिए अब यहाँ पे देखिए डियर, हम लोग पहले देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से निकालेंगे डियर, विस्कोसिटी को हम लोग देखते हैं, विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई होता है। टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई होता है हमारा विस्कोसिटी, और डेंसिटी इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखिए ये हो गया हमारा, जब हम लोग यहाँ से न्यू इज इक्वल टू निकालेंगे तो टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई अपॉन में डेंसिटी की यूनिट होती है डियर के जी पर मीटर क्यूब। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है डियर शियर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई, और इसके ब्रैकेट में नीचे रहेगा डियर केजी पर मीटर क्यूब। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो न्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डी यू अपॉन डी वाई को जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, तो ये हमारा हो जाएगा डी यू मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी v2 माइनस v1 मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डियर, जो वेलोसिटी v आएगी वो वेलोसिटी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स l अपॉन t हो जाएगी इंटू 1 अपॉन l हो जाएगा। तो अब यहाँ से l से l हमारा कैंसिल आउट हो जाता था, ऑब्लिक में ये हमारा रहेगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। देन यहाँ से जब इसको हम लोग देखते थे डियर, तो ये हमारा हो जाता था, टाइम को हम लोग सेकेंड से डिनोट करते थे, तो म्यू की यूनिट आती थी न्यूटन सेकेंड पर, ये हमारा सेकेंड यहाँ पे चला जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन में ये हमारा हो जाएगा डियर केजी पर मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल आउट होगा, यहाँ मीटर बचेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा डियर काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू मीटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड मीटर अपॉन नीचे हमारा क्या बचा है केजी। इसको हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हमारी क्या होगी डियर न्यूटन सेकेंड मीटर अपॉन केजी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर सेकेंड अपॉन केजी। ये होता है हमारा। एक इसकी अदर यूनिट होती है, इसको जब और ड्राइव करते हैं डियर, तो हम ये जानते हैं देखिए न्यू इज इक्वल टू न्यूटन मीन्स ये हमारा फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। फोर्स इज इक्वल टू होता है डियर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मीटर सेकेंड
अपॉन kg। अब जब इसको हम लोग निकालेंगे डियर, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास को हम लोग किस में लेते हैं, kg, मास हमारा होता है kg में, तो ये हो जाएगा kg इंटू एक्सिलरेशन की यूनिट होती है डियर, एक्सिलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, तो ये हमारा होता है डियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये हमारा होगा मीटर इंटू सेकेंड अपॉन kg। तो kg से kg कैंसिल आउट हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक दूसरी यूनिट आ जाएगी न्यू की, ऊपर देखो मीटर, मीटर क्या हो जाएगा डियर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा होता है डियर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इसमें एक और टर्म होता है, यदि हम बात करेंगे, हम ये जानते हैं डियर कि मीटर स्क्वायर, देखो हम ये जानते हैं मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्टोक के होता है। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्टोक्स के होता है। स्टोक्स इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। तो यहां से अगर हम लोग 1 स्टोक इज इक्वल टू निकालना चाहें डियर, 1 स्टोक इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से एक हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट स्टोक्स में भी आएगी, जिसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखेंगे डियर, जब हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल रहे थे तो न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो हमारा होता था, तो इसको हम लोग इस तरीके से निकाल लिए, यहाँ से न्यू की यूनिट निकाल लिए और यहाँ से हम लोग उसको स्टोक्स में कन्वर्ट कर दिए, ये हमारा निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डियर, इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि प्रॉपर्टी जब फ्लूइड हो या फ्लूइड, इससे यूनिट भी क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है और डायमेंशन से भी क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डियर डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायमेंशन ऑफ न्यू, तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मीन्स मीटर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं और L स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड को हम लोग क्या T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L स्क्वायर बाई T हो जाएगा। तो यहाँ से मास आपका 0 है, तो m की पावर 0 L स्क्वायर इंटू T की पावर -1। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये हो गया हमारा डियर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। और इससे पहले हम लोगों ने विस्कोसिटी को भी डिस्कस किया था, विस्कोसिटी की यूनिट भी डिस्कस किया था। तो ये मैक्सिमम इससे इस तरीके से जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कशन किया। अब क्या करते हैं डियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर कि सरफेस टेंशन क्या होता है, जिसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो चलिए डियर एक नई प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, दैट मीन्स सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। तो यहाँ से इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं और एक न्यू प्रॉपर्टी डिस्कस करने चल रहे हैं डियर, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेगा, तो जो विस्कोसिटी पे हमारा फिनोमेना होता था, सिमिलर यहाँ देखिएगा डियर, अगर हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट की इस पे बात करते कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो हम ये जानते हैं कि विस्कोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी।
तो जब किसी चीज़ का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, तो चलिए एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर इफेक्ट, इसे हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन न्यू मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हम ये जानते हैं डियर, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। अब जब हम इस पे टेम्परेचर को राइज करेंगे, जब हम क्या करेंगे डियर, टेम्परेचर राइज करेंगे, तो किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करने पर, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करने पर उस लिक्विड की आपकी विस्कोसिटी क्या होती है डियर, डिक्रीज होती है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि विस्कोसिटी डिपेंड करेगी उस लिक्विड के कोहेशन फोर्स पर, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेशन फोर्स डिक्रीज होगा। जब कोहेशन फोर्स डिक्रीज होगा तो आपकी विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी भी आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब हम ये देख रहे हैं डियर कि जब विस्कोसिटी भी डिक्रीज करे और डेंसिटी भी डिक्रीज करे, दैट मीन्स टोटल वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब ऐसा भी केस आपको दिखाई दे सकता है डियर कि जितना रेशियो में विस्कोसिटी डिक्रीज करे उतना ही रेशियो में अगर डेंसिटी भी डिक्रीज करे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने पर डेंसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इज मोर देन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी आपकी क्या होगी, जैसे सपोज करो कि ये हमारा हो गया विस्कोसिटी और ये हो गया हमारा डेंसिटी। अब अगर जो रेट आपका विस्कोसिटी डिक्रीज होगा वही रेट अगर आपका डेंसिटी भी डिक्रीज होगा तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। मान लीजिए ऊपर था 10, नीचे था 10, अगर 10-2 यहाँ पे भी हो जाए और 10-2 यहाँ पे भी हो जाए तो 8/8 इज इक्वल टू 1 होगा। इसके पहले 10/10 इज इक्वल टू 1 था, तो इनकी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ से देखते हैं, यदि 10-3 ऊपर हो जाए और 10-2 मीन्स अगर विस्कोसिटी हमारी क्या हो जाए, ज़्यादा डिक्रीज हो और डेंसिटी हमारी कम डिक्रीज हो, तो ये हो जाएगा 7/8। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ऊपर 10-2 डिक्रीज हो और नीचे 10-3 डिक्रीज हो, मीन्स 8/7। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू लेस देन 1, मतलब इसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब क्या है डियर कि विस्कोसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हायर होगा डेंसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर से, अगर हम ऑर्डर के फॉर्म में इसको देखना चाहें तो इस तरीके से ये हमारा होता है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। चलिए अब बात करते हैं डियर, प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो अलग बात है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो इस पर कोई भी प्रेशर इफेक्ट इस पर विस्कोसिटी पर नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर इफेक्ट ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब आइए डियर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग पृष्ठ तनाव भी कहते हैं, पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन समझने के लिए हम ये देखते हैं डियर कि एक सिलेंडर ले लेते हैं या एक वेसल ले लेते हैं। अब इस वेसल में हम लोग क्या करते हैं डियर, लिक्विड भर देते हैं। ऐसे हम लोग लिक्विड को इसमें फिल कर देते हैं। अब इसमें लिक्विड को जब हम लोगों ने फिल कर दिया डियर, इसमें हम लोगों ने लिक्विड को इस तरीके से फिल कर दिया, तो हम ये जानते हैं डियर जब स्टैटिक कंडीशन है, इन स्टैटिक कंडीशन, ये हमारा क्या है स्टैटिक कंडीशन में, इन स्टैटिक कंडीशन होगा क्या डियर, स्टैटिक कंडीशन में
अगर फ्लूइड हमारे रुके हुए हैं तो उस समय हम ये जानते हैं कि फ्लूइड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बने हुए हैं। सपोज करो कि अगर हम इसके यहाँ के एक मॉलिक्यूल को देखें, हम इसे जूम करके देखें, तो हम ये देखेंगे डियर कि इस मॉलिक्यूल के पास एक मॉलिक्यूल इधर लगा होगा जो इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा। सिमिलर एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में लगा होगा, ये इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा। सिमिलर एक मॉलिक्यूल इधर लगा होगा, ये इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इसके अपोजिट, मतलब ये तो हम थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास चिपके रहेंगे और बीच वाला जो मॉलिक्यूल होगा उस पर देखो ये इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा। कितने भी आप इसके जितने मॉलिक्यूल्स इसके नेबरिंग होंगे, सारे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इस पे जो फोर्स लगाएंगे, इन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से इस मॉलिक्यूल्स पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, 0 होगी। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, तो जिस वजह से इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब नेट फोर्स 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इसी तरीके से फ्लूइड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी पे अगर हम स्टडी करें तो जितने मॉलिक्यूल्स ये डूबे हुए हैं सारे मॉलिक्यूल्स पर नेट फोर्स आपका क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे ही हम सरफेस की ओर बढ़ेंगे, और कौन सी सरफेस पे? हम ऐसी सरफेस की ओर बढ़ेंगे जो सरफेस लिक्विड की सरफेस एयर की सरफेस के साथ कांटेक्ट कर रही हो। देखिए यहाँ पे लिक्विड की सरफेस एयर के कांटेक्ट में है और यहाँ पे लिक्विड की सरफेस सॉलिड वॉल्स के कांटेक्ट में है, यहाँ पर भी सॉलिड वॉल्स के कांटेक्ट में है। तो जो सॉलिड वॉल्स के कांटेक्ट में होंगी वहाँ पे सरफेस टेंशन इंड्यूस्ड नहीं होगा। हमारा सरफेस टेंशन केवल और केवल उस पॉइंट पर इंड्यूस्ड होगा जो पॉइंट आपका एयर और लिक्विड के कांटेक्ट में होगा। तो दैट मीन्स सरफेस टेंशन आपका लिक्विड और एयर के इंटरफेस पर जनरेट होता है। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे सरफेस टेंशन आपका क्या होता है। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिनोमिना बन कैसे रहा है। अगर हम लोग इसके सरफेस पे बात करेंगे तो हम ये देख रहे हैं डियर सरफेस एक फ्लैट है। फ्लैट सरफेस है मतलब यहाँ का एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ का एक मॉलिक्यूल इस तरीके से होगा। हम थोड़ा सा जूम करके स्टडी कर रहे हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स पे हम देखेंगे डियर, एक अट्रैक्शन फोर्स नेबरिंग मॉलिक्यूल इधर लगा रहा होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स नेबरिंग मॉलिक्यूल इधर लगा रहा होगा। सिमिलर एक अट्रैक्शन फोर्स नेबरिंग मॉलिक्यूल इधर लगाएगा और इधर लगाएगा। तो इस वजह से तो ये बैलेंस है। लेकिन जैसे ही हम नीचे की ओर देखेंगे डियर तो ये अट्रैक्शन फोर्स इधर, एक इधर, तो हम सिमिलर केवल एक देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। अब ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, देखो इधर कोई मॉलिक्यूल अगर इसके नेबरिंग में होता तो इस पर नेट फोर्स लगने वाला वैल्यू 0 हो जाता। तो कोई मॉलिक्यूल ना होने की वजह से डियर इस पर लगने वाला नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जो नेट फोर्स 0 नहीं होगा वो फोर्स क्या करेगा डियर? वो सारे फोर्स मिलकर इसकी सरफेस को पुल करने की कोशिश करेंगे और पुल करके कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। लिक्विड के इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब डियर यह होता है कि किसी भी लिक्विड एयर इंटरफेस सरफेस पर लिक्विड की सरफेस मतलब सिकुड़ कर मिनिमम एरिया को अचीव करने की कोशिश करती है ड्यू टू, अब देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था? कोहेशन फोर्स। तो इस कोहेशन फोर्स की ही वजह से यह सिकुड़ रही है या श्रिंक हो रही है। तो ड्यू टू कोहेशन फोर्स द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड is minimize or contracting its surface area. That phenomena of liquid are called surface tension. तो surface tension का मतलब हम कह सकते हैं डियर in liquid air interface surface। आप सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस सरफेस पे हम नहीं कह सकते हैं, जैसे इस वॉल्स पर हमारा सरफेस टेंशन नहीं इंड्यूस्ड होगा।
इस वॉल्स पर भी सरफेस टेंशन नहीं इंड्यूस्ड होगा। कहाँ इंड्यूस्ड होगा? लिक्विड और एयर इंटरफेस सरफेस पर, लिक्विड एंड एयर इंटरफेस सरफेस, ए पुल फोर्स इज एक्ट ऑन द surface which is minimize or contracting the surface of liquid, which is minimize or contracting the upper surface of liquid, अपर सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से एवरी पॉइंट पर ये पुल फोर्स जनरेट होगा। इस एवरी पॉइंट पर पुल फोर्स की वजह से ये पूरी की पूरी अपर सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगेगी, जिस वजह से अपर सरफेस के लिक्विड एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगेगी। लिक्विड के इसी प्रॉपर्टीज को सरफेस टेंशन कहते हैं। लिक्विड सो अपर सरफेस इज बिहेव like as a stretched membrane. That phenomena of liquid are called सरफेस टेंशन। तो ये हमारा होता है डियर सरफेस टेंशन, जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब अगर हम एयर की बात करें तो क्या एयर में सरफेस टेंशन होगा या सॉलिड में सरफेस टेंशन होगा? इन सॉलिड। तो हम ये जानते हैं डियर कि सॉलिड में भी कोई सरफेस टेंशन नहीं होगा और एयर की कोई भी सरफेस फ्री नहीं होगी। आप एयर को छोड़ दो तो वहां पे क्या होगा कि वो सिलेंडर से बाहर निकल जाएगी, कोई फ्री सरफेस जनरेट नहीं करेगी, जिस वजह से एयर में भी सरफेस टेंशन नहीं होगा और सॉलिड में भी सरफेस टेंशन नहीं होगा। इन एयर एंड सॉलिड नो एनी सरफेस टेंशन फोर्स, नो एनी सरफेस टेंशन फोर्स जनरेट, कोई भी सरफेस टेंशन फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं डियर कि सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होगा और इसके हम लोग और डिटेल्ड स्टडी करने चल रहे हैं। बेसिकली सरफेस टेंशन यही है कि जब उसकी अपर सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगती है, तो इस वजह से बहुत हल्के वेट वाले जैसे धूल के कण अगर आप पानी में गिराइए तो वो तैरने लगते हैं। मच्छर वगैरह क्या करते हैं, उस लिक्विड पे तैरते रहते हैं। तो किस रीजन से तैरते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से तैरते हैं। कोई हल्की सी ऑब्जेक्ट या निडल वगैरह पानी में आप रखिए तो वो तैरने लगती है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टीज को हम, जिस प्रॉपर्टीज की वजह से वो लो वेटेड ऑब्जेक्ट उस लिक्विड पर फ्लोट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू ये जो हमारा फोर्स लग रहा है, पुल फोर्स पर यूनिट लेंथ, पुल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये हम कह सकते हैं पुल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये हमारा होता है पुल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब आइए इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन।
यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की इकाई। तो हम ये जानते हैं डियर, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो ये हमारी यूनिट होती है डियर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब इसको हम लोग एक अनदर टर्म सरफेस टेंशन इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट एरिया से भी हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग एनर्जी, सरफेस टेंशन को हम लोग सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ये हम लोग इस तरीके से एनर्जी पर यूनिट एरिया से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स पर यूनिट एरिया पर, ये जो हम लोग देख रहे हैं डियर, पर यूनिट एरिया पर कितनी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड हो रही है इसको स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन करने के लिए, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये हमारा होता है डियर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये हमारा होता है, इसको हम लोग जूल पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। चलिए, अब हम जूल पर मीटर इज इक्वल टू हमारा होता है न्यूटन, तो ये हमारा होता है न्यूटन पर मीटर भी हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग डिसाइड करते हैं सरफेस टेंशन को। अब इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशन देख लेते हैं डियर, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है। तो यहाँ से देखिए डियर, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ था, इसकी यूनिट थी न्यूटन पर मीटर। अब हम इसकी बीमा जब निकालेंगे डियर, तो न्यूटन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू मास अपॉन मीटर। तो अब ये फोर्स आपका होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस तरीके से, सॉरी हाँ उल्टा हो गया, एक मिनट, ये हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे डियर, इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन मीटर। मास को हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर। ये हमारा हो गया। इस मीटर से ये मीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से केजी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा कैपिटल एम, और सेकेंड को हम लोग करेंगे L-2, और टाइम आपका यहाँ पे 0, सॉरी हम लोग यहाँ पे इस तरह से मास अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, मतलब टाइम को t से डिनोट करेंगे। तो अब इसकी जब यूनिट हम लोग निकालेंगे डियर, तो m की पावर 1, l की पावर में 0, लेंथ आपकी इसमें नहीं है, एंड t की पावर में -2, m l की पावर में 0 एंड t पावर -2, या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं mt पावर -2। तो ये होता है। अब बेसिकली सरफेस टेंशन किस रीजन की वजह से होता है डियर, तो ये याद रखिएगा, सरफेस, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्योंकि ये जो पुल फोर्स हो रहा है इस सरफेस पे ये जो हमारा पुल फोर्स हो रहा है, ये पुल फोर्स केवल और केवल इस कोहेशन फोर्स की वजह से हो रहा है। तो सरफेस टेंशन इज ओनली एंड ओनली मेन रीजन ऑफ कोहेशन फोर्स। सरफेस टेंशन इज, यहां से देखिए डियर नेक्स्ट पेज में, सरफेस टेंशन इज only depend upon
कोहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स। अब अगर कोहेशन फोर्स आपका जीरो हो जाए तो सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। कोहेशन फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हम ये जानते हैं कि हाई विस्कस एंड हाई डेंसिटी वाले फ्लूइड का कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। हाई विस्कस एंड, हम ये जानते हैं डियर, हाई विस्कस एंड हाई डेंसिटी फ्लूइड, हाई डेंसिटी फ्लूइड हैव मोर कोहेशन फोर्स, मोर कोहेशन फोर्स। सो जब ज़्यादा कोहेशन फोर्स होगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सो मोर सरफेस टेंशन, सो मोर सरफेस टेंशन एंड वाइस वर्सा, और इसका अपोजिट भी होगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं डियर कि टेम्परेचर और प्रेशर का इस सरफेस टेंशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यह लिक्विड की अपर सरफेस में हमारा हो रहा है जो एयर के कांटेक्ट में है, तो प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर का इफेक्ट सरफेस टेंशन पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ देख लेते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। तो अब हम ये जानते हैं डियर कि जब टेम्परेचर को राइज करेंगे, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करेंगे तो उस लिक्विड में क्या होगा डियर? कोहेशन फोर्स डिक्रीज करेगा। कोहेशन फोर्स आपका डिक्रीज करेगा। जब कोहेशन फोर्स डिक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज करेगी और डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी, देन सरफेस टेंशन भी हमारा डिक्रीज करेगा। अब अगर टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करें तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर कोहेशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। विस्कोसिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी, डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी और सरफेस टेंशन भी आपका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमें ये निकल के आया डियर कि सरफेस टेंशन इज, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो सरफेस टेंशन बढ़ रहा है। मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। ये हमारा हो गया डियर सरफेस टेंशन का फिनोमिना। अब देखिए यहाँ पे, अगर इसको हम लोग बॉयल करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन विल जीरो। तो ये हमारा था, क्योंकि वहाँ पे कोई कोहेशन फोर्स होगा नहीं। तो जब कोहेशन फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो सरफेस टेंशन भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए अब चलिए डियर हम बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया कि सरफेस टेंशन क्या है, मीन्स पृष्ठ तनाव क्या है, कैसे एक्ट कर रहा है, इसका फार्मूला क्या है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इससे भी खूब सारा पुटअप किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन से क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे जाते हैं। दैट मीन्स ऐसे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। इसका मतलब यह है डियर कि देखो हम लोग बेसिकली 3 एप्लीकेशन की स्टडी करते हैं। हम लोग 3 एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे सरफेस टेंशन के रिलेशन में। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे डियर कि किसी सॉलिड ड्रॉप ऑफ वाटर की स्टडी करेंगे। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे डियर, हॉलो ड्रॉप ऑफ वाटर, हॉलो ड्रॉप ऑफ
अब वाटर की ड्रॉप हॉलो बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसमें जब हम लोग कुछ साबुन वगैरह मिला देते हैं, सोप मिला देते हैं, तो उस पर क्या होता है कि एक खोखली बूंद आसानी से बन जाती है। तो उस खोखली बूंद को हम लोग बोलते हैं सोप केस बबल, साबुन की बूंद। तो हॉलो ड्रॉप ऑफ सोप केस बबल। नेक्स्ट हम लोग क्या एप्लीकेशन देखेंगे डियर? वाटर जेट। वाटर जेट, इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। इन तीनों केस पर हम लोग देखेंगे डियर कि सरफेस टेंशन कितना होगा, कितना आएगा, कैसे आएगा। और इसके साथ हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो सरफेस टेंशन हम लोगों ने पढ़ा, इसका मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन ये है जैसे वह किसी भी लिक्विड अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे आप पानी की बूंद को आप ऊपर उछालिए, वह बूंद जब नीचे गिरने लगती है तो उछालते समय उसकी बूंद की शेप किसी भी शेप की रही हो, कोई भी शेप रहा हुआ, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, किसी भी शेप में उछली हो, लेकिन जब थोड़ी देर एयर के कांटेक्ट में पूरी बूंद आ जाती है तो वह अपने सरफेस को एकदम मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। और सबसे मिनिमम सरफेस किसकी होती है डियर? स्फेयर की होती है। सबसे मिनिमम सरफेस आपकी किसकी होती है? स्फेयर की होती है। तो वाटर की जो ड्रॉप्स है वो स्फेयर का शेप, गोले का शेप इसलिए अडॉप्ट करती है क्योंकि उसकी सरफेस पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वाटर की ड्रॉप्स का गोला होना ये हमारा है मेन रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डियर, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, इसको हम लोग देख लेते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, इसको हम लोग देख लें। उसके बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे डियर, ये फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन नहीं, पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो जैसे एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि वर्षा की बूंदें, जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या है, गोले आकार में आकर नीचे गिरती हैं। तो वर्षा की बूंदों का गोला होना एक प्रॉपर्टीज होती है, वो डिपेंड करती है सरफेस टेंशन पर। तो ये हमारा क्या होता है, रेन वाटर ड्रॉपलेट्स आर, रेन वाटर मतलब वर्षा की बूंद का गोला होना, मीन्स रेन वाटर ड्रॉप्स आर इन स्फेयर, वर्षा की बूंद का गोला होना। दूसरी बात करते हैं, जब हमारे पौधों के बीज अंकुरित होते हैं तो वो भी कुछ हमारे क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से देखो आप इस तरीके से श्रिंक होकर, मतलब मिनिमम सरफेस एरिया को अचीव करते हुए वो हमारे क्या होते हैं, निकलते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, राइज ऑफ सैपिंग ट्री। अब हमारा देखिए कोई धूल का कण, या ऐसे देखिए कि जब सपोज करो आप पानी खोलो, कोई मान लो कि ये आपके पास हो गया, ये ओपनिंग हो गई, यहाँ से आपने इस तरीके से वाल्व लगा रखा। जब आप वाल्व को ओपन करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा। अगर इसके ओपनिंग का शेप सपोज करिए आप इस तरीके से बना रखे हैं, तो यहाँ से देखो ये वाटर जो निकलेगा डियर वो रेक्टेंगल शेप में निकलेगा। वाटर कुछ रेक्टेंगल शेप में निकलेगा, लेकिन थोड़ी दूर बाहर जाने के बाद ये वाटर क्या हो जाएगा डियर, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप को अडॉप्ट कर लेगा। और इसका मेन रीजन है कि इसकी सरफेस ज़्यादा है, इसकी सरफेस मिनिमम है, तो इसकी सरफेस पे जो लगने वाला कोहेशन फोर्स इसकी एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और इस फॉर्म में इसको
कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसका मेन रीजन होता है डियर सरफेस टेंशन। तो ये हमारा हो गया सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल। कौन कौन सा? बीजों का अंकुरित होना, वर्षा की बूंदों का गोला होना, ये हमारा जो हमारा है पानी का जो हमारा नल की टोटी से जो हमारा निकलेगा, इसे बोलते हैं जेट, यानी कि वाटर जेट। वाटर जेट का हमारा क्या होना डियर? इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं डियर, सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन की बात करते हैं। दैट मीन्स पहले हम लोग सॉलिड ड्रॉप्स ऑफ वाटर की डिस्कशन कर लेंगे, फिर इसके बाद हॉलो ड्रॉप्स ऑफ सोप केस बबल, देन आपका वाटर जेट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं डियर। फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वाटर की जो सॉलिड ड्रॉप्स हैं वो हमारी किस तरह से होगी डियर? इस तरह से होगी। अब इसको हम लोग स्टडी करने के लिए इस ड्रॉप्स को हाफ पार्ट में कट करके अलग कर लें। जब हाफ पार्ट में कट करके हम लोगों ने अलग कर लिया तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इस हाफ पार्ट को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम ये जानते हैं डियर कि इसकी सरफेस पर एक, या ऐसे हम लोग देखें इसकी सरफेस पे इस तरीके से सिग्मा मीन सरफेस टेंशन हमारा इस तरीके से लग रहा होगा। यहां से इसकी सरफेस पे सिग्मा हमारा लग रहा होगा, जो इसकी सरफेस को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, अब हम बात करते हैं कि इस ड्रॉप्स के अंदर वाटर का एक इंटरनल प्रेशर भी एक्ट कर रहा होगा। ऊपर इसकी सरफेस पर, इसकी पूरी की पूरी पेरीफेरी पर सरफेस टेंशन आपका एक्ट कर रहा होगा। पेरीफेरी मतलब किस पे? पाई डी पर क्या एक्ट कर रहा है डियर? सिग्मा एक्ट कर रहा है। सिग्मा, ये जो सरफेस टेंशन सिग्मा एक्ट कर रहा है पूरी इसकी पेरीफेरी पर, ये एक्ट कर रहा है, ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन फोर्स। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी ड्रॉप्स अगर सॉलिड है या हॉलो भी है तो उसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दाब बल हमारा एक्ट कर रहा होगा। इंटरनल प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब उस इंटरनल प्रेशर फोर्स की वजह से ये ड्रॉप्स आपकी कोलैप्स नहीं हो रही हैं। तो इस ड्रॉप्स का इंटरनल प्रेशर फोर्स हमारा कितना होगा? तो चलिए देख लेते हैं। इंटरनल प्रेशर फोर्स ऑफ ड्रॉप। तो हम ये जानते हैं डियर, इंटरनल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया के होगा। इंटरनल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया के होगा। यदि इस पे इंटरनल प्रेशर P एक्ट कर रहा हो तो उस पर प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होगा। और हम ये जानते हैं प्रेशर इनटू इस पूरी की पूरी एरिया पर, पूरे एरिया पर इंटरनल प्रेशर फोर्स P आपका एक्ट कर रहा होगा। तो इस सर्किल का एरिया आपका क्या हो जाएगा? π/4 इंटू, यदि इसका डायमीटर d हो तो ये हो जाएगा π/4 d², ये हो जाएगा प्रेशर फोर्स। अब यहाँ पे देखिए डियर, यदि इस ड्रॉप्स को कोलैप्स नहीं होना है, मतलब टूटना नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बने रहना है, तो उस समय इस सरफेस पर लगने वाला, इस पूरी की पूरी परिधि पर, पेरीफेरी पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल होगा इस पर लगने वाले इंटरनल पुल फोर्स के। तो यह सरफेस आपकी क्या रहेगी? कोलैप्स नहीं होगी, यह बूंद आपकी मेंटेन्ड रहेगी। तो हम ये जानते हैं डियर, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन या इन इक्विलिब्रियम कंडीशन
कंडीशन, साम्यावस्था में, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम लोग ये जानते हैं डियर, इंटरनल प्रेशर फोर्स, इंटरनल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू, इंटरनल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर में होगा? सरफेस टेंशन फोर्स के। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स के। जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तभी ये ड्रॉप्स आपकी कोलाइड नहीं होगी, यह एक स्फीयर में बनी रहेगी। अब देख लेते हैं कि इंटरनल प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है। वो लग रहा है डियर P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्या होगा? P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन हमारा कितना लग रहा है डियर? तो सरफेस टेंशन आपका लग रहा है, ये हमारा है पाई इंटू डी, पूरी की पूरी परिधि पर पाई डी इंटू सिग्मा। ये जो सिग्मा एक्ट कर रहा है पूरी की पूरी पेरीफेरी पे एक्ट कर रहा है, मीन्स सिग्मा इंटू पाई डी पर। अब यहां से देखो डियर, ये स्क्वायर से ये डी कैंसिल आउट होगा, पाई से ये पाई कैंसिल आउट होगा। देन यहां से अगर हम सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहें तो पी डी बाई 4 होता है। ये हमारा होता है डियर किसी सॉलिड बबल के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू पी डी बाई 4 होती है। ये होता है फॉर सॉलिड बबल ऑफ वाटर, फॉर सॉलिड बबल ऑफ वाटर। अब इसे अगर हम लोग इस पे इंटरनल प्रेशर की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। कभी कभी ये फार्मूला भी आपका पूछ लिया जाएगा, P इज इक्वल टू, ये 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी होता है, डी होता है। तो इस तरह से चाहिए फार्मूला आपको याद रखना है। पी डी बाई 4 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स, या प्रेशर, इंटरनल प्रेशर P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, वेयर P इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स एंड D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। अब हम अगर इसको रेडियस के फॉर्म में देखना चाहें तो हम ये जानते हैं डियर, सरफेस टेंशन सिग्मा, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू पी डी बाई, एक मिनट, हम लोग ये जानते हैं डियर, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू पी डी बाई 4 होता है, और इंटरनल प्रेशर P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी होता है। अब चूंकि हम इफ D इज इक्वल टू 2R, कभी कभी रेडियस के फॉर्म में भी आपका फार्मूला दे दिया जाता है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2R के होता है, तो इसकी वैल्यू दोनों में रखेंगे तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू P इंटू 2R अपॉन 4, तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इज इक्वल टू P बाई, ये PR बाई 2। आप R को चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, PR बाई 2। इस तरीके से सरफेस टेंशन हमारा होगा PD बाई 4 या PR बाई 2 के फॉर्म में होगा। देन अब इसकी बात कर लेते हैं, प्रेशर फोर्स P इज इक्वल टू, ये हमारा होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। अब हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अगर रख दें, सॉरी डी की वैल्यू रख दें, तो 4 सिग्मा अपॉन डी की जगह हम लोग रख दें 2R, स्मॉल r ले ले रहे हैं रेडियस को, बात तो एक ही हुई, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन r। तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाता है डियर सरफेस टेंशन किसी भी सॉलिड बबल के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड बबल के लिए सरफेस टेंशन हमारा क्या हो, सॉरी सोप केस बबल के लिए सरफेस टेंशन हमारा क्या होगा, और वाटर जेट के लिए सरफेस टेंशन क्या होगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में हम लोग क्या करेंगे डियर, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बाद सरफेस टेंशन पर जब हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो टेम्परेचर फिनोमेना हम लोगों ने डिस्कस किया कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है।
सरफेस टेंशन पर, ये टेम्परेचर के इफेक्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में सोप केस बबल पर सरफेस टेंशन की स्टडी करेंगे और साथ में वाटर जेट पर सरफेस टेंशन की स्टडी करेंगे। किससे रिलेटेड फार्मूले लेंगे और तीनों फार्मूले के एक साथ हम लोग प्रिडिक्ट करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि किस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी थी आज के लेक्चर में डियर। सरफेस टेंशन मीन्स पृष्ठ तनाव जो किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस पे लगती है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह कभी भी जैसे लिक्विड किसी सॉलिड के इंटरफेस पे हो तो वहाँ पे पृष्ठ तनाव नहीं लगेगा। ये तब आपका एक्ट होगा जब कोई भी लिक्विड की सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो वहीं पे वो फ्री सरफेस मिलेगी, वह उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की या मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। उसी मिनिमाइज करने की कोशिश को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन से रिलेटेड अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सोप केस बबल एंड वाटर जेट को। तो यहीं पे लेक्चर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।